पुस्तक स्टीव जॉब्स के मैनेजमेंट सूत्र। लेखक प्रदीप ठाकुर। भूमिका। एप्पल व पिक्सर के संस्थापक स्टीव जॉब्स प्रौद्योगिकी के महान नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने जनसाधारण के मैकिन्टोश व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी का आविष्कार किया था। फिर उसने आईपॉड नामक ऐसे क्रांतिकारी संगीत वादन उपकरण म्यूजिक प्लेयर की रचना की थी, जिसने विश्व संगीत उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। और आईपॉड ने आईफोन के विकास का रास्ता साफ किया। जॉब्स ने आईफोन में चल दूरभाष, मोबाइल फ़ोन व कंप्यूटर की विशेषताओं को समाहित कर सूचना प्रौद्योगिकियों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संपूर्ण शक्तियों को जनसाधारण की मुट्ठियों में रख दिया था। एप्पल में दोबारा वापस आने से पहले स्टीव जॉब्स ने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो के साथ कंप्यूटर जीवन संचारण एनिमेशन क्षेत्र में प्रवेश किया था और टॉय स्टोरी जैसी ऐसी उच्च गुणवत्ता की जीव संचारित कथाचित्रों एनिमेटेड फीचर फिल्म की रचनाएं की थी कि उद्योग की महारथी द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने पिक्सर को $7.4 अरब के मूल्यांकन पर अपने पाले में झटक लिया था। जॉब्स के जीवन का अंतिम नवाचार टैबलेट कंप्यूटर आईपैड था, जिसके माध्यम से उसने बहुत हद तक व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया था। वास्तव में जॉब्स आईपैड के रूप में एक ऐसे उपकरण की रचना करना चाहता था जो विश्व की सभी प्रकार की जानकारियों के साथ अपने छोटे से पर्दे पर मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति प्रोसेसिंग पावर का विस्तार कर सके। रोचक तथ्य यह भी है कि प्रौद्योगिकी उद्योग में स्टीव जॉब्स ऐसा क्रांतिकारी नवाचारी था जो अपने ही उत्पादों की हत्या करने में भी कभी डरा नहीं था। इंटरनेट आधारित वाणिज्य ई-कॉमर्स की शुरुआत के साथ ही जॉब्स के आविष्कार जनसंचार माध्यमों मास मीडिया के खुदरा बाजार में उथल-पुथल मचाने वाले साबित हुए थे और उन्हें एप्पल के वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र कॉमर्स इकोसिस्टम आईट्यून स्टोर में समाहित होना पड़ा था। उपभोक्ता एप्पल उत्पादों के लिए गरजने लगे थे और कंपनी के वित्तीय परिणाम सार्वजनिक बाजारों में उसके नेतृत्व के ध्वज फहराने लगे थे और स्टीव जॉब्स के करिश्माई नेतृत्व व निगरानी में एप्पल इतिहास के सबसे अधिक सफल कंपनियों में गिना जाने लगा था। जॉब्स ने अत्यंत आकर्षक बनावटों, तकनीकी जटिलताओं के बाद भी उनके उपयोग की सरलता से समूचे पृथ्वी ग्रह के उपयोगकर्ताओं के मन व मस्तिष्क को जीत लिया था। एप्पल के हर उत्पाद हास्य के प्यारे स्पर्श के साथ न केवल असाधारण थे बल्कि सुरुचिपूर्ण भी थे। नवाचार में एप्पल नेतृत्व को बनाए रखने के लिए जॉब्स एक तरफ आपूर्तिकर्ताओं को नए मानकों पर खरे उतरने के लिए लगातार धकेलता रहता था, तो दूसरी तरफ कंपनी के अंदर प्रतिभाशाली अभियंताओं की छोटी सी मंडली का नेतृत्व करते हुए उन्हें नए अनुप्रयोगों के विकास के लिए ललकारता भी रहता था। भारतीय आध्यात्मिकता के प्रभाव ने स्टीव जॉब्स को अपने पश्चिमी मित्रों से अलग दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित किया था। यही कारण था कि वह वर्तमान की बजाय भविष्य की आवश्यकताओं व चुनौतियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाने में सक्षम व सफल सिद्ध हुआ था। आध्यात्मिक तीव्रता स्पिरिचुअल इंटेंसिटी ने जॉब्स को थिंक डिफरेंट, अलग सोचों के लिए अर्थात बिल्कुल नई प्रकार की ऐसी चीज़ों की कल्पना करने बनाया था जो दूसरे लोग देख नहीं सके। यही कारण था कि जब जॉब्स किसी नए उत्पाद का शुभारंभ करता था तो प्रौद्योगिकी समीक्षक सारी सीमाएं तोड़कर उसकी प्रशंसा करते थे और अगली सुबह उसे सबसे पहले हासिल करने के लिए एप्पल स्टोर्स के सामने रात में उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें सजने लगती थी। और यह सब स्टीव जॉब्स के प्रबंधन सूत्र मैनेजमेंट फार्मूला का ही जादू था, जिन्हें मैंने इस पुस्तक में समाहित करने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आप सभी सूदी पाठकों को स्टीव जॉब्स की महान प्रबंधन कला को सीखने में मदद करेगी। प्रदीप ठाकुर। लेसन 1, ध्यान व सादगी। जुलाई 1977 की एक सुबह स्टीव जॉब्स कंपनी में वापस लौटा था, जिसकी उसने 20 वर्ष पहले अपने शयन कक्ष में सह स्थापना की थी। उस समय एप्पल अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। कंपनी को दिवालिया होने में 6 महीने का समय बचा था। कुछ ही वर्षों में एप्पल विश्व की सबसे
बड़ी कंप्यूटर कंपनियों में से एक के स्थान से गिरकर अपनी विशिष्टता खो चुकी कंपनी रह गई थी। वह बहुत तेजी से नकदी व बाजार हिस्सेदारी खोती जा रही थी। कोई भी उसके कंप्यूटर नहीं खरीद रहा था। उसके शेयर औंधे मुंह गिरे पड़े थे और समाचार पत्र उसकी लगातार नज़दीक आती जा रही मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे। एप्पल के मुख्यालय में शीर्ष अधिकारियों को सुबह की बैठक में बुलाया गया था। तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रहे गिलबर्ट अमेलियो का फेरबदल किया जाना था। उसने 18 महीनों के अपने कार्यकाल में कंपनी में कई पैबंद लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आविष्कारशील आत्मा इन्वेंटिव सोल को पुनः प्रज्वलित करने में असफल रहा था। उसने तब बस इतना ही कहा था, यह मेरे लिए जाने का समय है, और कक्ष से बाहर चला गया था। कोई कुछ भी प्रतिक्रिया करे इससे पहले ही स्टीव जॉब्स ने कक्ष में प्रवेश किया था। वह बिल्कुल आवारा लग रहा था। उसने घुटने तक का पजामा, शॉर्ट्स व बेचाप जूते स्नीकर्स पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी के बाल कई दिन पुराने लग रहे थे। उसने खुद को एक कुर्सी में डुबा लिया था और धीरे धीरे उसे घुमाना शुरू कर दिया था। उसने बोला था, मुझे बताओ कि इस जगह के साथ क्या गलत है। कोई उत्तर दे पाता उससे पहले ही वह मानो फट पड़ा था। यह उत्पाद है, उत्पाद बेकार है। उनमें अब कोई मोहकता नहीं बची है। गौरवशाली एप्पल का नाटकीय पतन। नवाचारी कंप्यूटर कंपनी एप्पल का पतन बहुत तेजी से और नाटकीय रूप से हुआ था। सन 1994 में कई अरब डॉलर के विश्वव्यापी और पर्सनल कंप्यूटर बाजार में एप्पल की हिस्सेदारी लगभग 10% थी। यह IBM के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी थी। सन 1995 में एप्पल ने अब तक सबसे अधिक 47 लाख कंप्यूटर मैकिन्टोश बाजार में भेजा था। उसने मोटोरोला पावर कंप्यूटिंग, यूमेक सहित कई कंप्यूटर निर्माताओं को मैकिन्टोश परिचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस बेचे थे। एप्पल के तत्कालीन शीर्ष प्रबंधन ने तर्क दिया था कि क्लोन कंप्यूटर एक ही परिचालन प्रणाली पर आधारित कंप्यूटर कुल मिलाकर मैक के बाजार को ही बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैक का बाजार अपेक्षाकृत सपाट ही रहा था। हाँ, क्लोन निर्माताओं ने एप्पल की संभावित बाजार वृद्धि को जरूर खा लिया था। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट की परिचालन प्रणाली विंडोज 95 रॉकेट जैसी गति से उड़ान भर रही थी। प्रौद्योगिकी समीक्षकों ने विंडोज 95 को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट का अभी तक का सबसे शर्मनाक नकल होने का आरोप लगाया था, लेकिन इससे न तो बिल गेट्स का कुछ बिगड़ा था और न ही माइक्रोसॉफ्ट का या विंडोज 95 का। माइक्रोसॉफ्ट के ग्राहकों को तो विंडोज 95 के रूप में अब तक सबसे अच्छी तथा मैक जैसी उन्नत परिचालन प्रणाली मिली थी। उन्हें इस बात की कोई चिंता क्यों नहीं लगी कि बिल गेट्स ने उसे कहां से चुराई थी। चूँकि विंडोज 95 आधारित कंप्यूटर एप्पल के अधिक कीमत वाले मैक कंप्यूटर की तुलना में न केवल काफ़ी सस्ते थे, बल्कि अब उपयोगिता के मामले में उसके बराबर ही हो गए थे, इसलिए उसकी बिक्री तेज़ी से बढ़ रही थी। इसका परिणाम यह हुआ था कि वर्ष 1996 की पहली तिमाही में एप्पल को $6.90 करोड़ का घाटा हुआ था और उसने 1300 कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। इसी कारण एप्पल के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फरवरी में तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ माइकल स्पिंडलर को निकाल दिया था और उसकी जगह गिलबर्ट अमेलियो को नियुक्त किया था। अमेलियो माइक्रोचिप उद्योग का दिग्गज था और उसकी साख परिवर्तनकारी कलाकार की थी, लेकिन 18 महीनों के अपने कार्यकाल में अमेलियो ने न केवल अप्रभावी साबित हुआ था, बल्कि काफ़ी अलोकप्रिय भी। एप्पल को 1.60 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। उसकी बाजार हिस्सेदारी 10% से घटकर 3% रह गई थी और उसके शेयर के भाव धराशायी हो गए थे। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने भंडाफोड़ किया था कि हजारों कर्मचारियों की छटनी करने वाले अमेलियो ने वेतन और सुविधाओं के रूप में न केवल $70 लाख की नकदी झटक ली थी, बल्कि उसके पास एप्पल के 2.60 करोड़ शेयर भी थे। इतना ही नहीं, उसने अपने कार्यकाल को फिर से सजाने में
भी काफ़ी खर्च किया था। लेकिन एप्पल की कायापलट करने की कोशिश में अमेलियो ने बहुत कुछ सही भी किया था। उसने धन खोने वाली परियोजनाओं व उत्पादों को खारिज कर दिया था और घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी के साथ साथ बाकी आवश्यक खर्चे भी कम कर दिए थे। हालांकि यह अमेलियो की अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने वाली ऐतिहासिक पेशेवर मूर्खता माना जाता है, लेकिन उसने नेक्स्ट कंप्यूटर को अधिग्रहित करने के साथ साथ स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस लाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था। वास्तव में अमेलियो ने नेक्स्ट को इस आशा में खरीदा था कि उसकी परिचालन प्रणाली सबसे आधुनिक व तगड़ी थी और उससे मैकिन्टोश की पुरानी हो चुकी परिचालन प्रणाली को बदला जा सकता था। वैसे यह भी सच है कि अमेलियो को नेक्स्ट के बारे में महज संयोग से पता चला था और वह स्टीव जॉब्स की प्रभावशाली प्रस्तुति पर मोहित हो गया था। इतना ही नहीं, सौदेबाजी के दौरान भी स्टीव जॉब्स ने स्वयं को बहुत नीचे रखा था और अमेलियो स्टीव जॉब्स के पालो अल्टो स्थित निवास में बस चाय पीते हुए ही वह सौदा पक्का करने में सफल हो गया था। चाय पीने के बाद जॉब्स ने अपनी आजमाई हुई कार्यनीति को अपनाया था और अमेलियो को टहलते हुए बातचीत करने का आग्रह किया था। अमेलियो ने इसे जॉब्स का मित्रतापूर्ण आग्रह समझा था और उसकी भावुकता के जाल में उलझ गया था। इस भेंट के 2 सप्ताह बाद ही 20 दिसंबर 1996 को अमेलियो ने नेक्स्ट को $42.70 करोड़ में अधिग्रहित करने की घोषणा की थी और दोनों कंपनियों में विलय व कार्य समायोजन में मदद के लिए स्टीव जॉब्स को विशेष सलाहकार के रूप में एप्पल मुख्यालय में फिर से वापस आने का अवसर दे दिया था। 11 वर्षों बाद जॉब्स अपनी सह-संस्थापित कंपनी एप्पल में आया था। देखिए, इतिहास अपने आप को किस तरह दोहराता है। जिस जॉन स्कूली को स्टीव जॉब्स ने बड़ी उम्मीदों के साथ एप्पल का सीईओ बनाया था, उसी ने सन 1985 में जॉब्स को अपनी कंपनी से बाहर हो जाने पर मजबूर कर दिया था। अब स्टीव जॉब्स के द्वारा भी अमेलियो के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। जॉब्स ने एप्पल के प्रत्यक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में नेक्स्ट की स्थापना की थी और उससे उम्मीद थी कि एक दिन वह एप्पल को कारोबार से बाहर कर देने में जरूर सफल हो जाएगा। अब संयोग से एप्पल को बचाने की जिम्मेदारी भी उसी के हाथ में आने वाली थी, तो उसे यही लग रहा था कि एप्पल को बचाने में पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। 11 वर्षों बाद स्टीव जॉब्स की वापसी। शुरू में स्टीव जॉब्स एप्पल में कोई औपचारिक भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी दूसरी कंपनी पिक्सर में सीईओ था। टॉय स्टोरी 1995 की अपार सफलता के बाद एनिमेशन फिल्म के निर्माण में पिक्सर तेजी से उभर रहा था। इस तरह हॉलीवुड में विजय पताका फहराने के बाद स्टीव जॉब्स एक बार फिर से प्रौद्योगिकी कारोबार में वापस आने को अनिच्छुक था। वास्तव में जॉब्स तेजी से अप्रचलित हो जाने वाले प्रौद्योगिकी उत्पादों की रचना से बहुत हद तक ऊब चुका था और अब वह अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ चीज़ बनाना चाहता था। जैसे ही अच्छी कहानियों पर आधारित चलचित्र दशकों तक टिके रहते हैं, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह बात थी कि जॉब्स को संदेह था कि अब एप्पल फिर से अपनी गौरवशाली भूमिका में वापस लौट पाएगी। तथ्य यह है कि एप्पल के भविष्य के बारे में जॉब्स इतना अधिक उलझन में था कि उसने जून 1997 में एप्पल के 15 लाख शेयरों, जो उसे पिक्सर के सौदे में मिले थे, को बहुत निचले भाव में बेच दिए थे। हाँ, जॉब्स ने एप्पल का एकमात्र सांकेतिक शेयर अपने स्वामित्व में जरूर रखा हुआ था, ताकि एप्पल की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने का हकदार बने रहे। ऐसे में जुलाई 1997 की शुरुआत में भयानक तिमाही वित्तीय नतीजों के बाद जब एप्पल के निदेशक मंडल ने अमेलियो को बाहर निकाला था, तो सिलिकॉन वैली में यही आम धारणा बनी थी कि स्टीव जॉब्स ने सावधानीपूर्वक रची गई तख्तापलट की साजिश के माध्यम से अमेलियो की पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जो इशारा करे कि एप्पल को अपने कब्जे में लेने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना भी बनाई थी। वास्तव इससे विपरीत सच लगता है।
इस संबंध में कई लेखकों ने गंभीर शोध किए हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आए थे उससे यही पता चला था कि जॉब्स तो किसी भी रूप में एप्पल में आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वह पिक्सर की गतिविधियों में बहुत अधिक व्यस्त था। यहाँ तक कि अमेलियो ने भी अपनी आत्मकथा की शुरुआत में लिखा है कि नेक्स्ट के सौदे में भी जॉब्स नकदी ही चाहता था, न कि एप्पल के शेयर। लेकिन अमेलियो ने सोच समझकर जॉब्स को भुगतान के रूप में शेयर भी दिए थे, ताकि वह एप्पल के लिए प्रतिबद्ध रहे। वैसे इसी आत्मकथा में अमेलियो ने कई स्थानों पर जॉब्स द्वारा उसे बाहर निकालने की साजिश रचने का आरोप तो लगाया था, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं प्रस्तुत कर सका था। इससे यही स्पष्ट होता है कि अमेलियो इस आरोप के माध्यम से उस तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि वह एप्पल के निदेशक मंडल का विश्वास पूरी तरह से खो चुका था और उसे बाहर करने के बाद निदेशक मंडल के पास किसी और से उम्मीद करने का कोई विकल्प नहीं बचा था। चूँकि अमेलियो के विशेष सलाहकार के रूप में स्टीव जॉब्स पहले से ही कंपनी को सलाह देता आ रहा था, इसलिए निदेशक मंडल ने स्वाभाविक रूप से उससे सीईओ का पदभार संभालने का आग्रह किया था। लेकिन तथ्य यह भी है कि जॉब्स इस काम के लिए अस्थायी तौर पर ही तैयार हुआ था और 6 महीने बाद भी अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदनाम स्वीकार किया था। इस बीच निदेशक मंडल अस्थायी सीईओ के योग्य उम्मीदवार की खोज जारी रखे हुए था। वैसे तो मजाक में लोग यही कह रहे थे कि नेक्स्ट को खरीदकर एप्पल तो जॉब्स नहीं खरीद सकी थी, बल्कि जॉब्स ने एप्पल को ऐसी चालाकी से खरीदा कि वह उसे भुगतान भी करती रहे। जो भी हो, जब जॉब्स ने एप्पल की तथाकथित अस्थायी कमान संभाली थी, तब एप्पल विभिन्न प्रकार के लगभग 40 उत्पाद बेच रही थी, इंकजेट प्रिंटर से लेकर न्यूटन नामक व्यक्तिगत अंकीय सहायक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए तक। लेकिन एप्पल की कंप्यूटर श्रृंखलाएं किसी को भी चकरा देने के लिए काफ़ी थी। उस समय एप्पल मुख्य रूप से कंप्यूटर की 4 श्रृंखलाएं क्वाड्रा, पावर मैक, परफॉर्मा व पावर बुक और हर एक श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के 1 दर्जन प्रतिरूप मॉडल भी थे। आश्चर्यजनक स्थिति यह थी कि इन श्रृंखलाओं के उत्पादों के भ्रमित करने वाले नामों के अलावा ऐसी कोई विशेषता नहीं थी जो उनके बीच में अंतर को स्पष्ट कर सके, जैसे परफॉर्मा 5200 सीडी, परफॉर्मा 5210 सीडी, परफॉर्मा 5215 सीडी, परफॉर्मा 5220 सीडी आदि। रोचक तथ्य यह भी था कि जब जॉब्स ने अभियंताओं से इन प्रतिरूपों के बारे में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा था, तो वे भी उसके औचित्य को प्रस्तुत नहीं कर सके थे। तो उस समय एप्पल की ऐसी भ्रामक उत्पाद रणनीति थी। ठीक उसी तरह एप्पल का संगठनात्मक ढांचा भी अव्यवस्थित था। हजारों अभियंताओं और उससे भी अधिक प्रबंधकों सहित एप्पल बड़ी व फूली हुई फॉर्च्यून 500 कंपनी बन गई थी। जॉब की कमान में आने से पहले एप्पल के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप एटीजी के तत्कालीन प्रभारी व उपाध्यक्ष डोनाल्ड आर्थर डॉन नॉर्मन, अब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में डिजाइन लैब के निदेशक, ने एक साक्षात्कार में उस समय की स्थिति को इस तरह याद किया था। जॉब्स से पहले एप्पल प्रतिभाशाली, ऊर्जावान, अराजक व अक्रियाशील थी। जब वर्ष 1993 में मैं एप्पल में शामिल हुआ था, तब यह अद्भुत थी। आप रचनात्मक, नवाचारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन यह अराजक थी। आप किसी संगठन में वह नहीं कर सकते थे। आपको कुछ रचनात्मक लोगों की ज़रूरत होती है, बाकी लोग काम करने वाले होते हैं। डॉन नॉर्मन के अनुसार एप्पल के अभियंताओं को कल्पनाशील, इमेजिनेटिव व आविष्कारशील, इन्वेंटिव होने के लिए पुरस्कृत किया जाता था, न कि गांठ जोड़ने तथा चीज़ों को ठीक करने के कठिन कामों के लिए। वे पूरे दिन आविष्कार ही करते रहते थे, लेकिन शायद ही कभी वह काम करते थे जो उनसे करने के लिए कहा जाता था। समूह के प्रभारी होने के नाते नॉर्मन को अभियंताओं का यह रवैया पागल कर देता था। आदेश नीचे पकड़ा दिए जाते थे, लेकिन अविश्वसनीय रूप से 6 महीने बाद भी कुछ नहीं होता था। यह हास्यास्पद था, लेकिन जॉब्स के कमान संभालने के बाद एप्पल की कार्यप्रणाली में तेजी से सुधार हो रहा था। उस समय पाठचित्र संयोजन, ग्राफिक्स व प्रकाशन, पब्लिशिंग के
लिए प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी एडोबी सिस्टम भी एप्पल के लिए प्रक्रिया सामग्री विकास कर काम कर रही थी। एडोबी के सह-संस्थापक जॉन एडवर्ड वर्नोक ने एक साक्षात्कार में कहा था, वह बहुत ही मजबूत इच्छाशक्ति के साथ में आता है और आप हस्ताक्षर करें या रास्ते से हट जाएं, आपको एप्पल को उसी तरीके से चलाना है, बहुत सीधा, बहुत सशक्त। आप इसे लापरवाही से नहीं कर सकते। जब स्टीव एक समस्या पर हमला करता है तो वह प्रतिशोध के साथ हमला करता है। मुझे लगता है कि वह नेक्स्ट के वर्षों में नरम था और वह अब बिल्कुल भी नरम नहीं था। बीमारियों की पहचान में जुटे जॉब्स। अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वापस आने के बाद स्टीव जॉब्स काम में जुट गए थे। हर बार जब वह प्रतिबद्ध हो गया तो अब वह एप्पल को ठीक करने की जल्दी में थे। वह तुरंत एप्पल द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक उत्पाद के अत्यंत गहन सर्वेक्षण में जुट गए थे। वह समूची कंपनी का टुकड़े टुकड़े में मूल्यांकन कर रहे थे कि उसकी वास्तविक संपत्तियां क्या थी। वह हर गतिविधि की तह में चले गए थे। उन्होंने हर एक उत्पाद विकास कार्य समूह प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ बातचीत की थी। वह अनुसंधान समूहों की कार्यसीमा व आकार के बारे में जानना चाहते थे। वह हर एक खर्च के औचित्य को परख रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने पुस्तकालय की वास्तविक आवश्यकता पर भी उंगली उठाई थी। जॉब्स की कार्यशैली निराली थी। वह बड़े सभा कक्ष में बैठ जाते थे और बारी बारी से उत्पाद विकास कार्य समूहों को बुलाया था। जो ही सभी लोग वहां पहुंचते थे, वह सीधा काम पर जुट जाते थे। कोई परिचय नहीं, बिल्कुल कोई औपचारिकता नहीं। जब भी कोई अपनी लेख पुस्तिका में कुछ लिखने लगता था तो वह तपाक से कहते थे, तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह महत्वपूर्ण है तो तुम इसे याद रखोगे। उन बैठकों में कंप्यूटर अभियंता व सामग्री प्रक्रिया कार्यक्रम लेखक, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर विस्तार से बताते थे कि वे वास्तव में कर क्या रहे थे। वे अपने उत्पादों के बारे में गहराई से वर्णन करते थे कि वे कैसे काम कर रहे थे, वे कैसे बेचे जा रहे थे और वे लोग आगे क्या करने वाले थे। जॉब्स उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और उनसे संबंधित बहुत से प्रश्न पूछते थे। वह बातचीत में गहराई के साथ संलग्न रहते थे। जब कार्य समूहों के सदस्य अपनी बातचीत व प्रदर्शन पूरी तरह कर लेते थे तो कभी कभी जॉब्स उनसे परिकाल्पनिक हाइपोथेटिक प्रश्न भी पूछ लिया करते थे, जैसे कि अगर पैसा कोई वस्तु नहीं हो तो आप क्या करेंगे। जॉब्स का समीक्षा कार्यक्रम कई सप्ताहों तक चलता रहता था। यह बहुत ही शांत व सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी। रोचक तथ्य यह था कि इन समीक्षा बैठकों के दौरान जॉब्स कभी भी भड़के नहीं थे, जिसके लिए कभी वह काफ़ी बदनाम रहे थे। जॉब्स सभी से सपाट शब्दों में कह रहे थे कि कंपनी को अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत थी और हर एक समूह विशेष को ऐसा ही करना पड़ेगा। उसने सूचित किया था कि कंपनी गंभीर वित्तीय मुश्किलों में थी और वह कोई भी अतिरिक्त खर्च उठा पाने की स्थिति में नहीं थी। वह यह बात बहुत ही नम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ कह रहे थे। उन्होंने स्वयं से किसी प्रकार की कटौती का आदेश नहीं जारी किया था, बल्कि हर एक उत्पाद विकास समूह से यह नामांकित करने को कहा था कि किन चीज़ों को रखना चाहिए और किन्हें काट देना चाहिए। यदि कोई समूह अपनी परियोजनाओं को जीवित रखना चाहता था तो उसके लिए जॉब्स के सामने उसका औचित्य साबित करना जरूरी था और यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जॉब्स सख्त खरीदारों की तरह सवालों की झाड़ी लगा देते थे। स्पष्ट है कि जॉब्स से अपनी परियोजना को जीवित बनाए रखने की जिद करने वाले समूह बहुत ही कम थे। भले ही कोई परियोजना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और प्रौद्योगिकी बाजार में सबसे अच्छी हो, लेकिन यदि वह कंपनी के लिए लाभ कमाने में सफल नहीं हो रही थी तो जॉब्स उसे बनाए रखने से साफ मना कर देते थे। स्पष्ट है कि सभी कार्य समूहों को बेमन से ही सही बलिदानी परियोजनाओं की सूची बनानी पड़ी थी और जब वे उस सूची के साथ जॉब्स के सामने प्रस्तुत होते थे तो वह कहते थे, यह पर्याप्त नहीं है। यदि एप्पल को जीवित रहना है तो हमें और अधिक कटौती करनी पड़ेगी।
जॉब्स बिल्कुल ही बदल गए थे। अपने पुराने कार्यकाल की तरह वह कुछ भी गुस्से में नहीं बोल रहे थे और न ही अधिक समझाने की कोशिश कर रहे थे। बस वह हर एक उत्पाद के लिए वित्तीय प्रदर्शन को श्वेत पटल व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे थे और निष्ठुर शल्य चिकित्सक सर्जन डॉक्टर की भांति कार्य समूह के सदस्यों की तरफ निहारते थे, मानो उनकी आंखें पूछ रही थी, यह अंग तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो जान नहीं बचने वाली है। और सभी समूहों को उनकी बातों को मानना पड़ रहा था और कटौती की सूची लंबी करनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, जॉब्स ने श्वेत पटल पर एप्पल के वार्षिक राजस्व का लेखा चित्र लिख रखा था। सारणी दिखा रही थी कि किस तरह राजस्व $12 अरब से घटकर $10 अरब और फिर $7 अरब रह गया था। फिर वह व्याख्या करते थे कि एप्पल $12 अरब या $10 अरब के वार्षिक राजस्व पर लाभकारी नहीं हो सकती थी, बल्कि वह $6 अरब राजस्व वाली कंपनी रहकर लाभ अर्जित कर सकती थी। एप्पल की परिसंपत्तियों की पहचान। अगले कुछ सप्ताहों में स्टीव जॉब्स ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। सबसे पहले उन्होंने एप्पल के निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्यों को प्रौद्योगिकी क्षेत्र के मित्र दिग्गजों से बदल दिया था, जिनमें ओरेकल कॉरपोरेशन के संस्थापक लॉरेंस यूसुफ लैरी एलिसन भी शामिल थे। नेक्स्ट में काम करते रहे जॉब्स के कई सिपहसालारों को पहले ही एप्पल में शीर्ष पदों पर स्थापित किया जा चुका था, जैसे डेविड एस मनोविच को कार्यकारी उपाध्यक्ष विश्वव्यापी बिक्री, जोनाथन जॉन रूम्बी स्टेइन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष धातु सामग्री अभियांत्रिकी हार्डवेयर इंजीनियरिंग और अवादिश अबी तेवानिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रक्रिया सामग्री अभियांत्रिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बनाया गया था। इतना ही नहीं, जॉब्स ने एक को छोड़कर सभी कार्यकारी कर्मचारियों को नए लोगों से बदल दिया था। उन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO फ्रेड डी एंडरसन को उसके पद पर बनाए रखा था, जिसे हाल ही में अमेलियो ने नियुक्त किया था और वह पुराना सिपाही नहीं माना जाता था। बिल गेट्स से हाथ मिलाया। उस समय की रणनीतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टीव जॉब्स ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी बिल गेट्स से हाथ मिला लिया था। इसके लिए उन्होंने एप्पल बनाम माइक्रोसॉफ्ट को एकस्व पेटेंट संबंधी बहुत पुराना व नुकसानदेह मुकदमा वापस ले लिया था। उस मुकदमे में एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट व मैकिन्टोश की परिचालन प्रणाली चुराने का आरोप लगा रखा था। उन्होंने बिल गेट्स को बहुत पहले की तरह एप्पल के लिए सभी ऑफिस सॉफ्टवेयर विकास का काम जारी रखने के लिए सहमत कर लिया था, क्योंकि उस प्रक्रिया सामग्री कार्यक्रम के बिना एप्पल मैक का कोई भविष्य अंधकारमय था। ध्यान रहे, अब स्टीव जॉब्स पहले की तरह भावुक या सनकी नहीं थे, बल्कि पिछले 11 वर्षों के संघर्षों ने उन्हें बहुत ही चतुर उद्यमी बना दिया था। उनकी इसी कुशलता के कारण जॉब्स ने बिल गेट्स को $15 करोड़ निवेश सहित एप्पल के सार्वजनिक समर्थन के लिए सहमत कर लिया था। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का एप्पल में निवेश सांकेतिक था, लेकिन विल स्ट्रीट ने इस घटना को एप्पल के बेहतर भविष्य माना था और एप्पल के शेयर के भाव 30% उछल गए थे। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के समर्थन के बदले में गेट्स ने जॉब्स को एप्पल मैक में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के उपयोग के लिए भी सहमत कर लिया था। उस समय वेब ब्राउज़र बाजार पर वर्चस्व बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को नेटस्केप के साथ युद्ध करना पड़ रहा था। एप्पल ब्रांड का पुनर्जीवन। स्टीव जॉब्स को जल्द ही मालूम हो गया था कि भले ही एप्पल के उत्पाद ग्राहकों को चूसने का काम कर रहे थे, लेकिन ग्राहक अभी भी एप्पल को महान ब्रांड मान रहे थे। इसलिए उनकी सोच में एप्पल के पास सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति एप्पल ब्रांड ही थी, जिसे फिर से जीवित करने भर की जरूरत थी। जॉब्स ने सन 1997 में टाइम्स पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा था, महान ब्रांड क्या है? लेविस, कोक, डिज्नी, नाइके। अधिकांश लोग एप्पल को इसी श्रेणी में रखेंगे। फिर भी एप्पल अपनी अविश्वसनीय संपत्ति के साथ कुछ भी नहीं करता रहा है। सबसे बढ़कर एप्पल क्या है? एप्पल वैसे लोगों के लिए है जो लीक से हटकर सोचते हैं, जो लोग दुनिया बदलने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं। उनकी मदद के लिए चीज़ें बनाना ही अंतर पैदा करता है, न कि बस एक काम को करने के लिए।
तो जॉब्स ने एप्पल ब्रांड को फिर से जीवित करने के लिए व्यापक व निर्भीक विज्ञापन अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस की थी। उसने इसके लिए शीर्ष विज्ञापन अभिकरणों एडवर्टाइजिंग एजेंसी को आमंत्रित किया था। उनमें TBWA चियार्ड डे विजयी रही थी। यह वही विज्ञापन अभिकरण था जिसने एप्पल मैकिन्टोश के शुभारंभ के लिए ऐतिहासिक 1984 विज्ञापन बनाया था। जॉब्स का पहले से ही उस अभिकरण के कार्यकारियों के साथ बहुत अच्छा रचनात्मक तालमेल रहा था और यही कारण था कि TBWA ने एक बार फिर से ऐतिहासिक विज्ञापन अभियान थिंक डिफरेंट की रचना की थी, जो पहले की तरह बहुत अधिक सफल माना गया था। एप्पल ब्रांड के दीवाने ग्राहक स्टीव जॉब्स को यह पता लगाने में भी अधिक समय नहीं लगा था कि एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं, एप्पल मैक का उपयोग कर रहे लगभग 2.5 करोड़ निष्ठावान ग्राहक लॉयल कस्टमर ही था। संभवतः विश्व की चंद कंपनियों के पास ही इतनी बड़ी संख्या में निष्ठावान ग्राहक थे। जॉब्स ने सोचा था कि यदि इन ग्राहकों ने एप्पल की आगामी कंप्यूटर प्रणालियों को खरीदना जारी रखा तो यह कंपनी की दोबारा वापसी के लिए मजबूत नींव साबित होगी। मैक क्लोन की बंदी। जॉब्स शुरू से ही एप्पल के ग्राहकों को संपूर्ण व विशिष्ट अनुभव देने के पक्षधर रहे थे, इसलिए वह एप्पल की किसी भी विशेषता को दूसरे निर्माताओं के साथ साझा करने को तैयार नहीं थे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के ऐतिहासिक क्लोन कारोबार को देखते हुए जॉब्स का यह फैसला थोड़ा विवादास्पद जरूर रहा था, लेकिन सभी जॉब्स की जिद को जानते ही थे, इसलिए किसी ने उस फैसले को रोकने की कोशिश नहीं की थी। जॉब्स जानते थे कि यह एप्पल मैक के अस्तित्व के लिए कितना अधिक आवश्यक था। इस फैसले के बाद मैक की सस्ते क्लोन नकल की उपलब्धता समाप्त हो गई थी और मैक परिचालन प्रणाली की विशेषताओं को पसंद करने वाले ग्राहकों को महंगा भले सही एप्पल मैक खरीदना पड़ा था। इससे मैक की बिक्री एक बार फिर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो गई थी। अब मैक परिचालन प्रणाली का एकमात्र प्रतिद्वंदी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही थी, लेकिन उसका ग्राहक वर्ग बिल्कुल अलग था और एप्पल को उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। आपूर्तिकर्ताओं से नई सौदेबाजी। उस समय एप्पल को IBM व मोटोरोला माइक्रोचिप की आपूर्ति कर रही थी। जॉब्स ने दोनों को एक दूसरे के साथ भिड़ा देने की रणनीति बनाई थी। उसने दोनों को कह दिया था कि एप्पल दोनों में से किसी एक से ही माइक्रोचिप की आपूर्ति लेगी। स्पष्ट था कि जो एप्पल को सबसे सस्ता सौदा करेगा उसी से आपूर्ति ली जाएगी। वैसे जॉब्स ने किसी की भी आपूर्ति बंद नहीं की थी, लेकिन दोनों से गुपचुप दर जरूर कम करवा लिए थे। चूँकि दोनों एप्पल जैसे ग्राहक को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए दोनों जॉब्स को खुश रखने के लिए अच्छी छूट देने पर सहमत हो गए थे। इतना ही नहीं, जॉब्स ने दोनों कंपनियों से चिप के निरंतर विकास की प्रतिभूति गारंटी भी ले ली थी। उत्पाद श्रृंखला का सरलीकरण। स्टीव जॉब्स ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया था कि उन्होंने एप्पल की उत्पाद श्रृंखला प्रोडक्ट लाइन को मौलिक रूप से सरल बना दिया था। वास्तव में जॉब्स को अमेलियो के कार्यकाल की खर्चीली भव्यता से चीड़ सी थी और उसने बैठने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। उसने निदेशक कक्ष के नज़दीक अपने बैठने के लिए साधारण सा कक्ष चुना था। उसने अपने कार्यकाल के श्वेत पटल पर लिखा था कंज्यूमर व प्रोफेशनल, और फिर उन दोनों के बीच दो खानों में लिखा था पोर्टेबल व डेस्कटॉप। यही एप्पल की उत्पाद रणनीति थी, अर्थात एप्पल सिर्फ आम ग्राहकों व पेशेवर ग्राहकों के दो प्रकार के कंप्यूटर बनाने वाला था, 2 नोटबुक लैपटॉप व 2 डेस्कटॉप। जॉब्स का यह कदम मोटी हो चुकी कंपनी की शल्यक्रिया पर बिल्कुल छरहरी बना देने जैसी ही दुस्साहसिक कदम था। 40 प्रकार के उत्पादों से घटाकर सीधे 4 उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का यह फैसला बहुत ही उग्र था और यह काम स्टीव जॉब्स जैसा तथाकथित सनकी व्यक्ति ही कर सकता था। कंपनी के भीतर भी कईयों ने जॉब्स के उस फैसले को सनकी व आत्मघाती ही माना था, लेकिन किसी को मुंह खोलने का साहस नहीं था। सभी जॉब्स के पुराने इतिहास को जानते थे और उन्हें पता था कि जॉब्स कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जॉब्स दूरदृष्टा थे। वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि एप्पल के ग्राहकों को क्या चाहिए और उन्होंने वही फैसला किया था। कोई भ्रम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब एप्पल के ग्राहकों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी।
सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन इस फैसले के पीछे कुछ और कारण भी थे। जॉब्स को पता था कि एप्पल कुछ महीनों में दिवालिया हो सकती थी, इसलिए उनका ध्यान केवल उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित करना जरूरी था जो वह सबसे अच्छे तरीकों से कर सकती थी, और वे चीज़ें थीं आम ग्राहकों व रचनात्मक पेशेवरों के कंप्यूटर का निर्माण, बस और कुछ भी नहीं। यही कारण था कि जॉब्स ने सैकड़ों प्रक्रिया सामग्री विकास परियोजनाओं सहित सभी धातु सामग्री परियोजनाओं को भी बंद कर दिया था। कुल मिलाकर जॉब्स ने उस वक्त चल रही लगभग 300 परियोजनाओं को खत्म कर दिया था और हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। और संभवतः जॉब्स अकेले ही थे जो अपने आपातकालीन फैसले की ऐतिहासिक महत्ता को पूरी तरह समझ सकते थे। बाकी लोग तो आलोचना ही कर सकते थे या फिर आश्चर्य। जॉब की दूरदृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी। उनका स्पष्ट मत था कि एप्पल को शीर्ष अंत बाजार टॉप एंड मार्केट के उच्च गुणवत्ता व ऊंची कीमतों वाला कंप्यूटर ही बेचना चाहिए, बिल्कुल विलासिता कारों की तरह। जॉब्स का तर्क होता था कि सभी कार कंपनियां लगभग एक जैसी कारें ही बनाती थी, लेकिन ऐसे ग्राहकों की संख्या भी कम नहीं थी जो चेवी की तुलना में BMW के लिए बहुत अधिक भुगतान करते थे। जॉब्स ने यही स्वीकार किया था कि एप्पल को लाभ की स्थिति में आना है तो उसके लिए उस समय के कंप्यूटर उद्योग की उत्पाद समानता सही रणनीति नहीं थी। जॉब्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि एप्पल का ग्राहक आधार इतना अधिक बड़ा था कि वह अच्छा लाभ कमा सकती थी, इसलिए वह इस तर्क को भी सिरे से खारिज करते रहे थे कि यदि सभी कारें किसी भी कंपनी को गैस से चल सकती है तो एप्पल मैक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से क्यों नहीं चल प्रचालित हो सकती थी। जॉब्स का सीधा सा जवाब होता था कि एप्पल मैक अपने निष्ठावान ग्राहकों को विशिष्ट अनुभव देने के लिए ही बनी है। आज भी बहुत से लोग इस आशा में बैठे हैं कि एक दिन एप्पल ज़रूर सस्ता कंप्यूटर बनाएगा और वे उसका आनंद उठा सकेंगे। ऐसी ही उम्मीदें उस समय भी की जा रही थी कि एप्पल जनसाधारण के लिए कंप्यूटर क्यों नहीं बनाता, लेकिन जॉब्स हमेशा यही जोर देते रहे थे कि एप्पल कभी भी कंप्यूटर के वस्तु बाजार कमोडिटी मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, जो कि सतह की दौड़ थी। उसका कहना था कि डेल कॉम्पैक्ट व गेटवे के बीच लगभग आधा दर्जन कंप्यूटर निर्माता थे जो मूल रूप से एक जैसे उत्पाद बना रहे थे और उनके बीच अंतर सिर्फ कीमत का ही होता था। उसका कहना था कि यथासंभव न्यूनतम कीमतों पर कंप्यूटर निर्माण कर डेल से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय एप्पल पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर बनाएगा ताकि वह और अधिक प्रथम श्रेणी के उत्पादों का विकास करता रह सके। जॉब्स की व्यापार रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। वह $500 मूल्य वाला कंप्यूटर बेचकर डेल के 6.5% और हेवलेट पैकर्ड के 5% लाभ की बजाय $3000 का कंप्यूटर 25% लाभ कमाएगा। तो स्टीव जॉब्स ने एप्पल के व्यावसायिक प्रतिरूप बिजनेस मॉडल को परिभाषित किया था जो उसकी मृत्यु के बाद भी निरंतर जारी है और एप्पल के विभिन्न वर्गों के उत्पाद ग्राहकों की विश्वसनीय निष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि एप्पल ब्रांड गुणवत्ता की निशानी माना जाता है, परिचालन की दृष्टि से भी उत्पादों की संख्या की कटौती अच्छा कदम था। कुछ उत्पाद होने के चलते कंपनी भंडारों में तैयार वस्तुओं की सूची इन्वेंट्री भी कम रह गई थी और इसका कंपनी के लाभ पर तत्काल असर हुआ था। जॉब्स एक वर्ष के भीतर एप्पल की वस्तु सूची को $40 करोड़ के ऊंचे स्तर से घटाकर $10 करोड़ पर ले आने में सफल हो गए थे। पहले एप्पल को हर वर्ष अनभिज्ञ मशीनों के लिए करोड़ों डॉलर बट्टे खाते में डालने पड़ते थे। इस तरह जॉब्स ने उत्पादों की संख्या को कम बट्टे खाते के जोखिम को न्यूनतम स्तर पर ले आया था, क्योंकि एक यही चोट की ही कंपनी डुबाने के लिए काफ़ी हो सकती थी। लेकिन स्टीव जॉब्स के लिए उत्पादों की कटौती कर एप्पल का पुनर्संगठन आसान नहीं रहा था। इस काम के लिए जॉब्स को दिन रात एक करना पड़ा था। सन 1998 में फॉर्च्यून पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में जॉब्स ने कहा था, मैं कभी भी अपने जीवन में इतना नहीं थका था। मैं रात को 10 बजे घर आता था और सीधा बिस्तर पर पसर जाता था। तब अगली सुबह स्वयं को खींचकर बाहर निकालता था और नहाता था तथा काम पर चला जाता था। इस तरह रखने के लिए सारा श्रेय मेरी पत्नी को मिलना चाहिए। उसने मुझे समर्थन दिया था और मेरी अनुपस्थिति में परिवार को एक साथ रखा था। इतना ही नहीं, स्टीव को भी
कई बार आश्चर्य होता था कि क्या वह वास्तव में ठीक काम कर रहे थे। वह पहले से ही पिक्सर के सीईओ थे, जो टॉय स्टोरी की सफलता के बाद तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह जानता था कि एप्पल में वापस आना पिक्सर, उसके परिवार व उसकी साख पर दबाव बनाएगा। उसने टाइम पत्रिका से अपनी यह भावना साझा की थी, मैं ईमानदार नहीं होता यदि किसी दिन मैं सवाल नहीं करता कि क्या मैं शामिल होकर सही फैसला किया था। लेकिन मुझे विश्वास है कि जीवन बुद्धिमान बात है कि बातें अनायास नहीं होती है। वास्तव में वह सबसे अधिक सफल हो जाने के बारे में चिंतित थे, क्योंकि एप्पल बहुत संकट में था और उसे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि शायद वह उसे न बचा सकेगा। वह पहले ही इतिहास में अपना स्थान बना चुका था और अब उसे तहस नहस नहीं करना चाहता था। लेकिन जॉब्स शुरू से ही बॉब डायलन, अमेरिकी संगीतकार, व पाब्लो पिकासो, स्पेनिश चित्रकार व मूर्तिकार, को अपना प्रेरणा पुरुष मानते रहे थे, जिन्होंने अपने पेशेवर जीवन के हर मोड़ पर कुछ नया कर असफलता का जोखिम उठाया था। इसलिए वह भी स्वयं को ऐसे जोखिम से भागने नहीं देना चाहते थे। स्टीव जॉब्स का पहला प्रबंधन पाठ। एप्पल को बचाने के लिए जो कुछ भी संभव था, स्टीव जॉब्स ने सब कुछ किया था। उस समय उनके बारे में सिलिकॉन वैली में एक शब्द बहुत तेजी से उपयोग में लाया जाने लगा था, स्टीव, अर्थात किसी परियोजना को खत्म कर देना या किसी को अचानक नौकरी से बाहर कर देना। वैसे यह भी सच्चाई है कि जॉब्स की कमान संभालने के बाद बहुत से कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन जॉब्स द्वारा एक बार बड़ी मात्रा में छंटनी की कोई ठोस सूचना प्रकाश में नहीं आई थी। हाँ, एप्पल की 300 से अधिक परियोजनाओं को खत्म कर देने के कारण जिन लोगों का कंपनी में कोई उपयोग ही नहीं बचा था, उन्हें जरूर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन ऐसा करने के पीछे जॉब्स का स्पष्ट उद्देश्य एप्पल के कार्यात्मक ढांचे को अधिकतम उत्पादनशील व क्रियाशील बनाना था, जो अनुपयोगी लोगों को निकाले बिना संभव ही नहीं था। उन्होंने छंटनी इसलिए भी की थी कि वह केवल उच्च श्रेणी के अभियंताओं व अन्य पेशेवरों को एप्पल में रखना चाहते थे, जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों व सेवाओं की रचना कर सके। इस बार जॉब्स किसी प्रकार की कोई भी गलती करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी कार्यसेना में केवल श्रेष्ठ सैनिकों को रहने दिया था। विभागों की कमान आजमाए जा चुके सिपाह सलारों को थमाई थी। एप्पल के संचालन के लिए उनका नया प्रबंधकीय प्रवाह संचित्र मैनेजरियल फ्लोचार्ट बहुत ही आसान था। जॉन रूबिनस्टेइन, धातु सामग्री अभियांत्रिकी हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख, अभी तेवेनिया, प्रक्रिया सामग्री अभियांत्रिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख, जोनाथन पॉल जॉनी ईव, औद्योगिक बनावट समूह इंडस्ट्रियल डिजाइन ग्रुप प्रमुख, टिमोथी डोनाल्ड टिम कुक, विश्वव्यापी परिचालन वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन प्रमुख, और मिशेल मेंटिज, विश्वव्यापी बिक्री वर्ल्ड वाइड सेल्स प्रमुख। जॉब्स ने ऊपर से नीचे तक आदेश की स्पष्ट श्रृंखला बनाने पर जोर दिया था। यही कारण था कि एप्पल में सभी कर्मचारियों को पता था कि वह किसके मातहत काम कर रहा है और उसे किसके आदेश का पालन करना है। इस तरह जॉब्स ने एप्पल के संगठन को पूरा साफ सुथरा व आसान बना दिया था और हर एक की जिम्मेदारी सुस्पष्ट हो गई थी। इस तरह स्टीव जॉब्स ने एप्पल के लिए प्रबंधन का पहला पाठ निश्चित किया था, ध्यान, फोकस व सादगी, सिंप्लिसिटी। जॉब्स का ध्यान केंद्रित प्रबंधन काम कर गया था। अगले 2 वर्षों एप्पल ने 4 कंप्यूटर प्रणालियों को बाजार में उतारा था। यह जॉब्स की नई पारी में एप्पल की सफलताओं की लंबी लड़ी का पहला हिस्सा साबित हुई। सबसे पहले नवंबर 1997 में तेजी से चलने वाले पेशेवर डेस्कटॉप कंप्यूटर पावर मैकिन्टोश G3 का शुभारंभ हुआ था। वैसे तो अब बहुत हद तक भुलाया जा चुका है, लेकिन G3 एप्पल के मूल पेशेवर उपयोगकर्ताओं के बीच यह बहुत लोकप्रिय हुआ था और अगले साल में इसने सम्मानजनक 10 लाख इकाइयों की बिक्री का स्तर प्राप्त किया था। आम उपभोक्ताओं व छात्रों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश स्तर का लैपटॉप कंप्यूटर आई बुक और पेशेवर लैपटॉप कंप्यूटर पावर बुक बाजार में उतारे गए थे और दोनों ने अपने अपने वर्ग में शीर्ष बिक्री स्तरों को हासिल किया था। लेकिन अगस्त 1998 में
आम उपभोक्ताओं के लिए बाजार में आए डेस्कटॉप कंप्यूटर iMac G3 ने धूम मचा दिया था। फलों के रंग वाली पारभासी प्लास्टिक से बने यह अंडाकार कंप्यूटर सभी समय की सबसे अधिक बिक्री करने वाला साबित हुआ था, जिसकी कुल 60 लाख इकाइयाँ बिकी थी। iMac सांस्कृतिक घटना बन गई थी। उसके बाद बाजार में पारभासी प्लास्टिक से बने उत्पादों का चलन बढ़ा था। जॉब्स ने कुछ चुने गए उत्पादों पर एप्पल का ध्यान केंद्रित किया था ताकि उसे अच्छे तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर जॉब्स ने ध्यान केंद्रित करने के मूल पाठ को हर एक उत्पाद विशेष पर भी लागू किया था, ताकि कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर की विकास प्रक्रिया में प्रचलित फीचर क्रीप यानी कि सुविधाओं के अनियंत्रित विस्तार से बचा जा सके। जॉब्स का स्पष्ट निर्देश था कि एप्पल के उत्पादों की सभी आधारभूत सुविधाएं हों, लेकिन अनावश्यक सुविधाएं डालकर उपयोगकर्ताओं को बेवजह लुभाने की कोशिश में उसके कामकाज की प्रक्रिया को जटिल न बनाया जाए। जॉब्स का मानना था कि कंप्यूटर में जो भी सुविधाएं दी जाए उसे चलाना बहुत ही आसान होना चाहिए, ताकि पहली बार कंप्यूटर चलाने वाला भी उसका लाभ उठा सके। इस तरह जॉब्स ने कंप्यूटर विकास प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से व्यय होने वाले संसाधनों के साथ साथ समय को भी बचा लिया था और अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाकर उसकी लागत को भी नियंत्रित रखा हुआ था। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ जब सभी हाँ बोल रहे हो तो ना कहने आत्मविश्वास प्रकट करना भी था। उदाहरण के लिए, जब iMac का शुभारंभ हुआ था, प्रौद्योगिकी समीक्षकों ने उसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की सुविधा के अभाव को आत्मघाती गलती बताया था और इस कमी के चलते कंप्यूटर की बिक्री संभावना चौपट हो जाने की भविष्यवाणी की थी। वैसे जॉब्स भी 100% सुनिश्चित नहीं था कि उसके इस फैसले का क्या नतीजा आएगा, लेकिन उसकी आंतरिक भावना यह जरूर थी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगभग अप्रचलित हो चुकी थी। इस भावना के पीछे भी ठोस कारण यह था कि जॉब्स ने iMac इंटरनेट मैकिन्टोश का संक्षिप्त नामकरण इंटरनेट कंप्यूटर के रूप में विकसित किया था और उसका मानना था कि इंटरनेट पर काम करने वाले उपयोगकर्ताओं को फाइल्स स्थानांतरित करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वे फाइल को इंटरनेट से सीधे हार्ड डिस्क में डाउनलोड करेंगे। यही कारण था कि जॉब्स ने iMac में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बजाय नए औद्योगिक मानक यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB को अपनाने का फैसला किया था और iMac इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पाए उपकरणों को जोड़ने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला कंप्यूटर साबित हुआ था। इस तरह जॉब्स ने iMac को भविष्यगामी उत्पाद यानी कि फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाने की सफल कोशिश की थी। जॉब्स की ध्यान केंद्रित कार्यशैली। स्टीव जॉब्स ने अपने ऊपर भी ध्यान दर्शन को लागू किया था। उसने पास केवल वही काम रखे थे जिनमें उसकी विशेषता थी और अन्य सभी विषयों को उसने अपने योग्य साथियों को सौंप दिया था। उसने अपने लिए काम सुरक्षित रखे थे। नए उत्पादों का विकास, विपणन यानी कि मार्केटिंग की निगरानी और मुख्य वक्ता के रूप में उत्पाद प्रस्तुति भाषण यानी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन स्पीच। पिक्सर में जॉब्स ने अपने लिए बिल्कुल उलट भूमिका निर्धारित की थी। उसे फिल्म निर्माण की विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए उसने फिल्म विकास संबंधी सभी जिम्मेदारियां अपने सेनापतियों को सौंप दी थी। लेकिन वह सौदा पटाने का विशेषज्ञ था, इसलिए हॉलीवुड से जुड़ी सौदेबाजी का काम अपने पास सुरक्षित रखा था। हम जॉब्स के कामकाज को इस तरीके से बांट सकते हैं जिसमें जॉब्स अच्छे थे नए उत्पादों का विकास, नए नवाचारी उत्पादों की रचना की अवधारणा बनाने और उनकी रचना में मदद करने के मामले में स्टीव जॉब्स गुरु थे। अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत से ही वह ऐसा करने में सफल रहे थे, चाहे वह मैक हो या फिर आईपॉड या फिर आईफोन। नए उत्पादों का आविष्कार करना जॉब्स का जन्मजात स्वभाव व जुनून था। उत्पाद प्रस्तुति। एप्पल की स्थापना के समय से ही स्टीव जॉब्स कंपनी का चेहरा थे। कंपनी जब भी नए उत्पाद को बाजार में लाती थी तो उसकी घोषणा स्वयं जॉब्स ही करते रहे थे। वह उत्पाद प्रस्तुति के महान कलाकार माने जाते हैं। संभवतः इस कुशलता में वह अभी अतुलनीय बने हुए हैं।
उनके द्वारा की हर उत्पाद प्रस्तुति अनोखी रही थी और वह उन कार्यक्रमों के कई कई सप्ताहों तक तैयारियां करते रहे थे। यही कारण है कि एप्पल की उत्पाद प्रस्तुतियां आज भी औद्योगिक मानक रूप में देखी जाती है। सौदेबाजी। स्टीव को प्रौद्योगिकी उद्योग का दिग्गज सौदेबाज माना जाता था। उन्होंने डिज्नी के साथ पिक्सर के फिल्मों के वितरण का सौदा किया था और उन्हें आईट्यून के ऑनलाइन मंच पर संगीत बेचने के लिए सभी 5 प्रमुख संगीत निर्माताओं को सहमत कर लिया था। वैसे अपनी कंपनियों से जुड़े अधिकांश छोटे बड़े सौदों को जॉब्स ने खुद ही किया था, जिसमें जॉब्स अच्छे नहीं थे। फिल्म निर्देशन व निर्माण। एप्पल में स्टीव जॉब्स ने स्वयं को सूक्ष्म प्रबंधक माइक्रो मैनेजर की भूमिका में रखा हुआ था। वह कंपनी की हर गतिविधि देखने, समझने व नियंत्रित करने में सक्षम थे, लेकिन पिक्सर में उन्होंने अपने हाथ खड़े रखे थे। वह फिल्म निर्देशन का निर्माण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने की कभी कोई कोशिश भी नहीं की थी। पूंजी बाजार संबंधी कामकाज। स्टीव जॉब्स की पूंजी बाजार में कोई रुचि नहीं थी। अनेक वर्षों तक वह वित्तीय मामलों में कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO पर ही पूरा भरोसा करते थे, लेकिन वर्ष 2006 से 7 में पूंजी विकल्प स्टॉक ऑप्शन घोटाला सामने आने के बाद उसने अपना ध्यान इस तरफ भी बांटा था। परिचालन। कंपनी के परिचालन में भी स्टीव जॉब्स की कभी रुचि नहीं रही थी, इसलिए उसने अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति, मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर COO टिम कुक को यह झंझट वाला काम सौंप रखा था। कुक की विशेषज्ञता के कारण ही एप्पल के परिचालन को डेल से अधिक कुशल होने का दावा करता रहा था। स्टीव के प्रबंधन। पार्ट 1। व्यस्त रहे, अपनी कमीज की आस्तीन को मोड़े और सीधे काम पर जुट जाएं। कठिन फैसलों का सामना करें। जॉब्स ने अपने जीवन में हमेशा कठिन फैसले किए थे और वह हमेशा उसके जोखिम को झेलने के लिए तैयार भी रहते थे। भावुक न बने, अपने संगठन की समस्याओं का शांत मस्तिष्क व स्पष्ट दूरदृष्टि से आकलन करें और भावुकता के बीच में न आने दें। दृढ़ बने रहे। कोई फैसला लेने में स्टीव जॉब्स पर्याप्त समय लेते थे, लेकिन जब एक बार फैसला कर लेते थे तो उसे हर हाल में लागू भी करते थे। कोई भी उनकी दृढ़ता को हिला नहीं सकता था और फैसला लेने के बाद वह अपनी भी परवाह नहीं करते थे। दूसरों की तो बात ही अलग थी। सूचना प्राप्त करें, अनुमान न लगाएं। स्टीव जॉब्स कोई फैसला करने में पर्याप्त समय इसलिए लेते थे कि वह संबंधित समस्या के बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्र करते थे और आंकड़ों के आधार पर ही फैसला करते थे। वह कभी भी व्यक्तिगत अनुमानों पर निर्भर नहीं करते थे। उनकी आंतरिक भावना भी सूचना आधारित ही होती थी। दूसरों की मदद लें। स्टीव जॉब्स कभी भी सारा बोझ अपने कंधों पर नहीं डालते थे। उसे जब कभी भी आवश्यकता महसूस होती थी, वह न केवल अपने साथियों से बल्कि बाहरी व्यक्तियों से भी मदद लेते थे। यही कारण है कि जब उन्हें बिल गेट्स की मदद की ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने अपनी सभी पुरानी दुश्मनी को एक झटके में भुला दिया था और गेट्स के साथ हाथ मिला लिया था। आंतरिक मामलों में वह अपने सभी कठिन फैसलों में अपने सेनापतियों को शामिल करते थे और काम के बोझ को साझा करते थे। ध्यान का मतलब ना कहना। स्टीव जॉब्स सबसे पहले यह देखते थे कि वह उपलब्ध संसाधनों में किन कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकते थे और उन्हीं कामों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने में जुटते थे। बाकी दूसरे काम कितने भी लाभदायक क्यों न लगते हो, लेकिन वह उन्हें न कह देने की हिम्मत रखते थे। अनावश्यक विस्तार से बचें। उत्पादों को सरल बनाने के पीछे स्टीव जॉब्स का एकमात्र उद्देश्य अनावश्यक विस्तार के मुंह से बचना था। वह सबसे अधिक जरूरी सुविधाओं को ही अपने उत्पादों में शामिल करते थे ताकि अधिक ध्यान नवाचारों पर केंद्रित रह सके। अपनी विशेषज्ञता को परखें, बाकी काम दूसरों पर सौंप दें। स्टीव जॉब्स अपने पास केवल उन्हीं कार्यों को रखते थे जिनमें उनकी विशेषज्ञता थी और बाकी सभी कार्यों के लिए उन्होंने सुयोग्य पेशेवर को नियुक्त कर रखा था।